लिखते जाइएगा आप। सब चलते हैं, लाइट नहीं होगी। यहाँ के सारे चलते हैं, डोंट वरी। खैर, लिखा। देखिए क्लास, आप लोगों के जूलॉजी में, बॉटनी में, केमिस्ट्री में 3 ही पेपर होते हैं, ठीक है। जूलॉजी के बारे में बात करें तो फर्स्ट पेपर होता है एनिमल डाइवर्सिटी एंड इवोल्यूशन, ठीक। सेकंड पेपर है सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स। थर्ड पेपर होता है डीबी, डेवलपमेंटल बायोलॉजी। अभी इस वक्त आपका पेपर कौन सा चल रहा है? सेकंड पेपर, सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स। आपका कोई भी पेपर, कोई भी हो, फर्स्ट, सेकंड या थर्ड, तीनों में ही 3 सेक्शंस होते हैं, सेक्शन ए, बी एंड सी, ठीक है। आपके तीनों में देखने के लिए मिलेंगे। अभी हमारा सेकंड पेपर चल रहा है, ठीक है। सेकंड पेपर में हम यहाँ बात करेंगे ए और बी सेक्शन की। सी जेनेटिक्स वाला पोर्शन जो होता है, मैं यहाँ पर स्किप कराती हूँ हमेशा, ठीक है। जेनेटिक्स में नहीं, बॉटनी वाली मैम कंप्लीट कराएंगी आप लोगों की, ठीक है। पूरा वो मेंडलिज्म वगैरह आएगा। कुछ टॉपिक होते हैं जैसे ब्लड ग्रुप, वो मैं यहाँ कराऊंगी, क्लियर है। तो सबसे लास्ट में देख लेंगे इस सेक्शन को। दूसरी खास बात, अब हम लोग अगर बात करें कि फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, थर्ड पेपर कितने मार्क्स के आते हैं, तो फर्स्ट पेपर आते हैं 33 मार्क्स का और सेकंड पेपर भी 33 मार्क्स, जबकि थर्ड पेपर आ जाता है 34 मार्क्स। समझ में आया? साथ में होता है आप लोगों के प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल भी होता ही है। प्रैक्टिकल जो होगा क्लास, ये होता है आपका 50 मार्क्स का। तो टोटल जो पेपर पैटर्न बनता है वो 150 रहते हैं मैक्सिमम मार्क्स, क्लियर है। तो आप लोगों के में ये पैटर्न रहेगा। पहली खास बात, आप लोगों का जो पेपर आता है, किसी ने देखे लास्ट ईयर के पेपर? नहीं देखे। इसमें आप लोगों के में 10 क्वेश्चंस आएंगे। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 क्वेश्चंस आएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर जो होता है ये ऑब्जेक्टिव आएगा या फिर 1 वर्ड का आता है, ठीक है। जैसे राइबोसोम कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, 70S एंड 80S। छोटा क्वेश्चन है, 1 वर्ड। इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। ये क्वेश्चंस होंगे 9 या 10। 9 होंगे पेपर फर्स्ट एंड सेकंड में, 33 मार्क्स के है। 34 मार्क, 1 मार्क बढ़ रहा है ना, तो वो यहाँ बढ़ जाता है एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा होने पर। समझ में आ रही है? फिर आता है आपका, ये होगा पार्ट फर्स्ट, ये होता है पार्ट सेकंड। समझ में आ रही है? पार्ट सेकंड में होंगे 3 सेक्शन, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। हर एक सेक्शन, मैंने बताया था कोई भी बुक होगा तो आपके में 3 सेक्शन आएंगे, ए, बी और सी। हर सेक्शन में से 3-3 क्वेश्चन आपके सामने दिए होंगे,
ठीक है, एक एक क्वेश्चन इन तीनों में से आपको अटेम्प्ट करना ही करना है, ये कंपलसरी है। क्लियर? 3 क्वेश्चन तो करना ही करना है, साथ में कोई एक क्वेश्चन और करना होता है जो उसके लिए आप इन तीनों का बाउंडेशन नहीं है, किसी से भी कर सकते हैं आप। क्लियर है? तो मतलब 4 लॉन्ग क्वेश्चन हो गए और 10 या 9 शॉर्ट क्वेश्चन हो गए। क्लियर है? इस तरह से आपको करना होगा। तो आप लोगों का कहने की बात यह है कि आपको कम से कम 2 यूनिट तो बहुत अच्छे से तैयार करनी पड़ेगी, बहुत अच्छे से। समझ में आ रही है कि कम से कम आप लोग इसमें से किसी में से 2 तो करके आ पाएंगे। क्लियर है? तो आप लोगों का यही पेपर पैटर्न सब में रहेगा, तीनों पेपर में। क्लियर है? और मेरा नाम राखी शर्मा है। ठीक है जी, मेरा नाम लिख लीजिएगा, क्योंकि पूछा बहुत जाता है जूलॉजी कौन पढ़ाता है आपको। मैडम पता नहीं, कोई एक मैडम पढ़ाती हैं, साड़ी में आती है, पता नहीं क्या नाम है, भगवान जाने। ये इस टाइप के जो आंसर होते हैं ना, थोड़े से अजीब लगते हैं भाई। ऐसा लगेगा जैसे आप लोग कभी कॉलेज आते ही नहीं थे, क्योंकि जब आपको पेपर नहीं पता, पेपर पैटर्न नहीं पता, टीचर का नाम नहीं पता, तो आप कॉलेज आकर क्या करते थे फिर, है ना? तो ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जो एग्जामिनर पर आपका अच्छा इम्पैक्ट डालेंगी, कि आपको आपके टीचर का नाम पता है तो पता चलता है कि बच्चे रेगुलर थे, आते भी थे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोगों ने लिख लिया होगा ये मार्क्स वगैरह भी, सब चीज है ना। आज का टॉपिक है क्रेब्स साइकिल, है ना। क्रेब्स साइकिल, पहला सवाल, क्रेब साइकिल क्यों बोलते हैं इसे? क्योंकि साइंटिस्ट थे जिनका नाम था क्रैब, उन्होंने इस साइकिल के बारे में बताया था कि ग्लाइकोलिसिस से बनने वाला जो पायरुविक एसिड है वो आगे क्रेब साइकिल में चला जाता है। ठीक है, तो क्रेब्स के नाम पर ही यहाँ पे क्या बोल देते हैं हम, क्रेब साइकिल। इसे हम लोग एक टर्म से और जानते हैं, दैट इज अ TCA। TCA मतलब ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। आप लोगों ने मेरे मुंह से बहुत बार सुना होगा TCA साइकिल, है ना। TCA साइकिल मतलब ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। इसका मतलब क्या है, ट्राई, ट्राई माने 3, कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब आप अभी देखेंगे कि आपकी इस पूरी होल साइकिल में, ठीक है ना, मतलब ग्लाइकोलिसिस के बाद आपके इसमें टोटल 3 कार्बन लॉस होंगे, मतलब 3 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल बाहर निकलेंगे। समझ में आया? तो 3 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल निकलने की वजह से हम इसे क्या बोल देते हैं, TCA साइकिल, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। इसे हम लोग एक टर्म और देते हैं, दैट इज अ सिट्रिक एसिड साइकिल। क्वेश्चन आता है क्यों, क्यों बोलते हैं? आप लोगों ने फर्स्ट पहले ही पढ़ाई होगा भाई, पहले टाइम तो नहीं पढ़ रहे हैं क्रेब साइकिल। अगर आप लोगों को याद हो तो सिट्रिक एसिड साइकिल इसलिए कहते हैं क्योंकि क्रेब साइकिल में बनने वाला जो फर्स्ट प्रोडक्ट होगा वो सिट्रिक एसिड होता है। ठीक है, तो सिट्रिक एसिड फर्स्ट प्रोडक्ट होने की वजह से इसे हम क्या बोल देते हैं, सिट्रिक एसिड साइकिल। समझ में आई बात? ठीक, एक खास बात और समझिएगा क्लास, बहुत से बच्चे या बहुत से स्कूल्स में ये बताया जाता है कि क्रेब साइकिल जो होती है वो पायरुविक एसिड से स्टार्ट होती है ना, जो कि गलत होता है। क्रेब साइकिल कभी भी पायरुविक एसिड से स्टार्ट नहीं होती है। कोई भी साइकिल है, हम लोग अगर क्रेब साइकिल की हम बात करें तो यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट अगर हम लोग लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट मतलब ग्लूकोज, तो वो क्रेब साइकिल में जाएगा। ठीक, हम लोग अगर प्रोटीन लेते हैं तो वो डीएमिनेशन साइकिल में जाएगा, जो आप सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे। अगर हम फैट की बात करते हैं तो वो जाता है बीटा ऑक्सीडेशन साइकिल में, ये भी हम सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे। तो कहने की बात ये है कि कोई भी आपका मैटर है, कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन हो या आपका फैट हो, इसमें बनने वाला जो फर्स्ट प्रोडक्ट होगा, आपकी साइकिल जो होगी वो हमेशा पहुंचेगी एसिटाइल कोएंजाइम ए से।
समझ में आ रही है? मतलब आपके पास कुछ भी है, हम मान रहे हैं कुछ भी है, तो यहाँ पे पायरुविक एसिड, भाई या मैं ये कहूँ क्रेब्स साइकिल जो है वो स्टार्ट होती है हमेशा एसिटाइल कोएंजाइम ए से। समझ में आ रही है? कोई भी साइकिल अगर होगी, क्रेब्स साइकिल, डीएमिनेशन, बीटा ऑक्सीडेशन, वो स्टार्ट हमेशा किससे हो जाएगी? एसिटाइल कोएंजाइम ए से। पायरुविक एसिड से कभी भी स्टार्ट नहीं होती, इस बात को गांठ बांध लेना। ठीक है? क्यों नहीं होती वो हम आने वाले टाइम में पढ़ेंगे। अभी समझ में आ रही है बात? चलिए पहले बना लीजिएगा एक साइकिल। ये तो लिख लिए होंगे तीनों टर्म्स, लिख लिए ना? गुड।
क्या चीज? क्या हुआ? ठीक है, कौन सी स्पेलिंग? सक्सेनिक एसिड थायोकाइनेज। ठीक है, हो गया। अच्छा, ये लोग कर रहे हैं। हो गया, गुड। देखिए क्लास, कल हम लोगों ने बात की थी हमारे ग्लाइकोलिसिस के बारे में, है ना। ग्लाइकोलिसिस से बनने वाला प्रोडक्ट क्या था? पायरुविक एसिड। ठीक है, मैंने कहा पायरुविक एसिड जो है वो क्रेब्स साइकिल का हिस्सा नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे पायरुविक एसिड के साथ क्या होता है ये याद रखने वाली बात है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका एसिटाइलेशन हो जाता है। क्या हो जाता है? एसिटाइलेशन। तो इस प्रोसेस को हम बोल देते हैं देयर इज अ एसिटाइलेशन ऑफ पायरुविक एसिड। क्या बोला जाता है? एसिटाइलेशन ऑफ पायरुविक एसिड। एसिटाइलेशन ऑफ पायरुविक एसिड कहा जाए या फिर आप इसे कह सकते हैं इट इज अ लिंक रिएक्शन। आप लोगों ने 12th में सुना होगा, यहाँ पर एक लिंक रिएक्शन होती है। लिंक रिएक्शन मतलब जो दो चीजों को जोड़ने का काम करती है। एम आई राइट? है ना। तो ये लिंक रिएक्शन कैसे हुई? ये वो रिएक्शन होती है जो आपके ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल दोनों को जोड़ने का काम करेगी।
समझ में आया? तो इसीलिए कहा गया है कि ये लिंक रिएक्शन होती है, क्रेब्स साइकिल का पार्ट नहीं है। क्लियर है? तो यहाँ पर होगा क्या, इस लिंक रिएक्शन में इस पायरुविक एसिड का एसिटाइलेशन हो जाता है, ठीक है ना, मतलब इसका एसिटाइलेशन होगा। इस एसिटाइलेशन के लिए पहली बात इसमें किसकी जरूरत पड़ेगी, कुछ कोएंजाइम ए की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पर कोएंजाइम ए जो है वो इसके अंदर एंट्री करेगा इस रिएक्शन में, लिंक रिएक्शन में, ठीक है। एसिटाइलेशन के लिए आपका कोएंजाइम ए ने एंट्री की, साथ में यहाँ पे डिहाइड्रोजनेशन की प्रोसेस हो जाएगी। किसकी हो जाएगी, डिहाइड्रोजनेशन की। डिहाइड्रोजनेशन मतलब यहाँ पे डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है, समझ में आ रही है? डिहाइड्रोजनेशन का मतलब होता है यहाँ पर हाइड्रोजन का लॉस होगा, डी मतलब इस एसिटाइलेशन प्रोसेस में आपके हाइड्रोजन आयन जो है बाहर निकलते हैं, जैसे हमारे कल भी निकले थे। यहाँ पर जो आपके मॉलिक्यूल्स निकलते हैं, यहाँ पर जो आपके एच आयन निकलेगा उन्हें रिसीव कौन करता है, तो NAD+, ठीक है। NAD+ ने इसको रिसीव किया और बना लिया NAD+H+। समझ में आया? किसे समझ नहीं आई ये लिंक रिएक्शन? लिंक रिएक्शन समझ में आ रहा है? लिंक रिएक्शन में क्या होता है, पायरुविक एसिड का एसिटाइलेशन हो जाएगा, जिसके लिए एक तो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर एंट्री करती है रिएक्शन में, साथ में डिहाइड्रोजनेशन की वजह से आपके एच आयन रिलीज होते हैं यहाँ से और उनको रिसीव करके एसिटाइलेशन की वजह से क्या बना लेता है, NADH+H+। ठीक, एक खास बात और हमें यहाँ समझनी है कि ये जो आपकी क्रेब्स साइकिल होगी क्लास, जहां जहां आपका डिहाइड्रोजनेशन की प्रोसेस होगी वहां वहां एप्रोक्स, याद रखिएगा, एप्रोक्स कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा वहां। समझ में आ रही है बात? आप लोगों को अगर याद हो तो कल मैंने बताया था पायरुविक एसिड जो होता है वो 3 कार्बन कंपाउंड होता है, याद था? ये 3 कार्बन कंपाउंड में से एक कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया, कितना बच गया, 2, बन गया हमारे पास 2 कार्बन कंपाउंड का एसिटाइल कोएंजाइम ए। तो एसिटाइल बनने की जो प्रोसेस होती है इसी को हमने क्या बोल दिया, एसिटाइलेशन ऑफ पायरुविक एसिड। समझ में आया? कोएंजाइम ए कहां से आया था, कोएंजाइम ए हमारा यहां से आया था। समझ में आई बात? तो ये होती है पायरुविक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम ए बनने की जो प्रोसेस होती है, इसे हम लोग बोल देते हैं लिंक रिएक्शन, ठीक है, जो आपकी ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल के बीच में लिंक के फॉर्म में प्रेजेंट रहेगी। अब होगा क्या, इस एसिटाइल कोएंजाइम ए में से ये कोएंजाइम ए जो है एक तो ये बाहर निकल जाएगा, ठीक है, साथ में इसमें काम करेगा सिट्रिक सिंथेटेज एंजाइम। क्या काम करेगा, सिट्रिक सिंथेटेज एंजाइम, और बना ले जाएगा सिट्रिक एसिड। मैंने कहा था क्रेब्स साइकिल में बनने वाला फर्स्ट प्रोडक्ट होता है सिट्रिक एसिड, इसीलिए इसको हम क्या बोल देते हैं, सिट्रिक एसिड साइकिल। समझ में आ रही है बात? तो यहाँ पर फर्स्ट प्रोडक्ट बना है आपका सिट्रिक एसिड। क्लियर है? अच्छा, एक खास बात समझनी है, ये जो सिट्रिक एसिड होता है ये हमेशा से आपका 6 कार्बन कंपाउंड होता है, एसिड है आपका, एसिड है ना ये, तो यहाँ पर क्या रहेगा, ये रहेगा आपका 6 कार्बन कंपाउंड। क्लियर? बट इसे हम बना किससे रहे थे, 2 कार्बन कंपाउंड से, ठीक है। एसिटाइल कोएंजाइम ए जो था वो 2 कार्बन कंपाउंड रह गया था एक कार्बन डाइऑक्साइड निकलने के बाद। तो क्वेश्चन यहाँ पर ये आ जाता है कि 2 कार्बन कंपाउंड से 6 कार्बन कंपाउंड कैसे बन गया। आपके पास 2 रुपए हैं, ठीक है, आपको चाहिए 6 रुपए की टॉफी सिट्रिक एसिड नाम की, 4 रुपए का जुगाड़ कहाँ से करेंगे आप, अपने फ्रेंड से करेंगे, ठीक है। फ्रेंड से आपने क्या किया, 4 रुपए उधार लेंगे, बोरो करेंगे आप। यहाँ पर अगर हम बात करें तो एसिटाइल कोएंजाइम ए के पास फ्रेंड कौन होगा, हमारा फ्रेंड वो होता है जिसके पास हम जाकर बैठते हैं। Am I right? तो यहाँ पर एसिटाइल कोएंजाइम ए किसके पास बैठा हुआ है, ऑक्सैलिक एसिटिक एसिड के पास। समझ में आया? ऑक्सैलो एसिटिक एसिड के पास। ऑक्सैलो एसिटिक एसिड एक्चुअली होता है 4 कार्बन कंपाउंड। समझ में आ रही है? तो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड और एसिटाइल कोएंजाइम ए सिट्रिक सिंथेटेज एंजाइम की प्रेजेंस में कन्वर्ट हो जाता है आपका सिट्रिक एसिड में। समझ में आया बात? क्लियर? यहाँ पर सिट्रिक एसिड पर काम करेगा एकोचिनेज एंजाइम और उसको कन्वर्ट कर देगा सेस एकोचिनिक एसिड में। समझ में आया?
सिस एकोटिनिक एसिड, इस पर सेम एंजाइम काम करेगा, एकोटिनेज एंजाइम, और कन्वर्ट कर जाएगा आइसोसिट्रिक एसिड में। आप लोग जानते हैं सिस और आइसो क्या होते हैं, तो ये आइसोमर्स होते हैं एक दूसरे के, वो आईने वाली चीज रहती है ना, लेफ्ट और राइट वाले, जो केमिस्ट्री में ज्यादा बेटर तरीके से आप लोग समझेंगे, मेरे को सिस और ट्रांस होते हैं। ठीक है, तो ये आपका जो सिस एकोटिनिक एसिड था किसमें कन्वर्ट हो गया, आइसोसिट्रिक एसिड में। इस आइसोसिट्रिक एसिड में अब प्रोसेस होगी डिहाइड्रोजनेशन की। किसकी प्रोसेस होती है, डिहाइड्रोजनेशन। डिहाइड्रोजनेशन मतलब फिर से एच आयन बाहर निकलेंगे, एच आयन बाहर निकलेंगे तो रिसीव कौन करेंगे आपके NAD+, और बना ले जाते हैं NADH+H+। भाई कितने आयंस निकलते हैं हमेशा, तो आपके 2 H आयन बाहर निकलते हैं, एक आपका ये होता है H आयन, एक ये होता है। समझ में आ रही है बात, तो 2 आयंस आपके बाहर निकलते हैं H आयन और बना ले जाते हैं आपके NADH+H+। और साथ में मैंने अभी क्या बताया, जहां जहां डिहाइड्रोजनेशन की प्रोसेस होगी वहां वहां अप्रॉक्स कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा, बताया था ये बात। तो यहाँ पर डिहाइड्रोजनेशन की प्रोसेस हुई है तो एक कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर रिलीज हो गया, क्लियर है। यहाँ पर अभी तक तो हमारा चल रहा था ये 6 कार्बन कंपाउंड है, ये यहाँ तक तो हुआ नहीं था ना एक भी कार्बन लॉस। अब कितने हो गए यहाँ पर 5, कितने हो गए 5, ठीक है, एक कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से निकल गया, ठीक है। तो अब हमारे पास जो कंपाउंड बनेगा दैट इज द अल्फा कीटोग्यूटेरिक एसिड। ये अल्फा कीटोग्यूटेरिक एसिड जो होगा ये होता है 5 कार्बन कंपाउंड, जिसमें फिर से प्रोसेस हो जाएगी डिहाइड्रोजनेशन की, ठीक है। डिहाइड्रोजनेशन की प्रोसेस होगी तो फिर से इसको रिसीव कौन करेगा, आपका NAD+, और बना ले जाएगा NAD+H+। समझ में आया, ये देखिए बन रहा है ये, ठीक है। मैंने बताया जहां जहां डिहाइड्रोजनेशन की प्रोसेस होगी वहां वहां कार्बन लॉस भी देखने के लिए मिलेगा हमें, आपका कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल भी निकलेगा। तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड एक बाहर निकल गया, क्लियर। कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकला है, साथ में एक कोएंजाइम A जो है वो एंट्री कर जाता है, ठीक है। और यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा, सक्सिनाइल कोएंजाइम A। समझ में आ रही है बात, क्लियर। ये 5 कार्बन कंपाउंड था, एक कार्बन और कम हो गया, कितना बचे 4 कार्बन कंपाउंड, ठीक है। हम लेकर चले थे ऑक्जेलो एसिटिक एसिड 4 कार्बन कंपाउंड, मतलब अब सक्सिनाइल कोएंजाइम A से लेकर इतनी साइकिल में कहीं भी आपका कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलेगा। हमारा अब कितना है 4 कार्बन कंपाउंड है, वही 4 कार्बन कंपाउंड है। अब तो आप एक भी नहीं निकाल सकते ना, वरना कैसे आप 4 कैसे करेंगे आप, समझ में आ रही है बात। तो आपके एज इट इज अब एक भी कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल आप लोगों को याद रखिएगा क्लास, सक्सिनाइल कोएंजाइम A के बाद नहीं निकालना है, समझ में आ रही है। एक भी कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकालिएगा आप, भले ही डिहाइड्रोजनेशन की प्रोसेस हो बट फिर भी आप लोग नहीं निकाल सकते यहाँ पर, क्लियर है। अब होगा क्या, सक्सिनाइल कोएंजाइम A में से ये कोएंजाइम A जो है ये बाहर निकल जाता है। एक्चुअली ये निकलता है, साथ में यहाँ पे एक प्रोसेस होती है दैट इज अ एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एक्सोथर्मिक प्रोसेस का मतलब होता है यहाँ पर बहुत ज्यादा एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस होती है और उसको हम बाहर निकालते हैं, ठीक है। एनर्जी, एनर्जी मतलब क्या होता है, हमेशा किस चीज के फॉर्म में मिलती है हमें, ATP, ठीक है, नॉट सो बैड नॉट सो गुड, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। हमें जो भी एनर्जी मिलती है ना, हम कहते हैं ATP से मिलती है, बिल्कुल मिलती है, बट मैं ये बोलती हूँ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से मिलती है, क्योंकि ATP तो ना टूट जाता है ADP में और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में। मैं जो भी बोल रही हूँ उसकी जो एनर्जी मुझे मिल रही है इससे मिल रही है मुझे, ये जो एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट निकल रहा है उस वक्त, ठीक है। तो यहाँ पर कहने की बात यह है सक्सिनाइल कोएंजाइम A एक्सोथर्मिक प्रोसेस होने की वजह से इसमें से एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज होगा। भाई बाहर निकाल रहे हैं ना, एक्सोथर्मिक है तो एक्सो माने बाहर, थर्मिक माने हीट, समझ रहे हैं। तो यहाँ पर जो एनर्जी है, हीट तो हम लोग टर्म यूज नहीं करेंगे यहाँ पर, हम यहाँ पे एनर्जी टर्म यूज करेंगे। तो यहाँ पर जो एनर्जी रिलीज हो रही है उसको वो कौन करेगा, रिसीव कौन करता है, उसे रिसीव करेगा यहाँ पर ADP। कौन कर लेगा, ADP। इसके पास 2 हैं, एक और मिल गया, क्या बना लेगा ATP, क्या बन गया ATP। प्लस आप लोगों को ये चीज भी याद रखनी है,
पूरी क्रेब्स साइकिल में सिर्फ एक ही एटीपी बनता है, समझ में आ रही है, जबकि ग्लाइकोलिसिस में 2 बने थे हमारे, इसमें एक ही, मतलब 2 मतलब वो तुमने नेट निकाला था 2 तो, जबकि बनते कितने थे, 4 बने थे हमारे, 4 शुद्ध एटीपी बने 4 थे, जिन्हें हमने से 2 में से कट कर दिए थे, याद है ना, जिनको हमने यूज किया था वो कट किए थे। लेकिन आपकी पूरी क्रेब साइकिल में बनता ही एक है, ठीक है, वो भी कब बनेगा, आपकी एक्सोथर्मिक प्रोसेस में, मतलब सक्सिनाइल कोएंजाइम ए से जब आपका सक्सिनिक एसिड बनेगा उस दौरान एक एटीपी बनता है। समझ में आया? कितने बच्चों को समझ में नहीं आया? समझ में आ रहा है। यहाँ पे सक्सिनाइल कोएंजाइम ए से सक्सिनिक एसिड बनने की जो प्रोसेस होती है एंजाइमेटिक ही होगी, एंजाइम्स की प्रेजेंस में होगी। एंजाइम कौन सा यूज हो जाएगा, सॉरी, सक्सिनिक एसिड थायोकाइनेज। समझ में आई बात? हमारे पास आ गया सक्सिनिक एसिड। अब ये सक्सिनिक एसिड का होता क्या है, सक्सिनिक एसिड पर फिर से एक एंजाइम काम करेगा जो होता है सक्सिनिक एसिड एंजाइम, और यहां पर हो जाएगी डिहाइड्रोजनेशन की प्रोसेस, ठीक है। एक्सोथर्मिक के बाद जो आपकी प्रोसेस होती है डिहाइड्रोजनेशन की, वहां पे एक खास बात रहती है, डिहाइड्रोजनेशन अब तक जितने भी हो रहे थे उन्हें रिसीव करने के लिए आ रहा था NAD+, राइट, यहां पर आते हैं FAD+। कौन आते हैं? FAD+, और कन्वर्ट हो जाता है FADH2 में। ये रहा, समझ में आ रही है? पूरी क्रेब्स साइकिल में एक यही वो जगह होती है जहां पर आकर आपका FADH2 बनता है, बाकी पूरी साइकिल में कहीं नहीं बनेगा ये। समझ में आ रही है बात? तो यहाँ पे सक्सिनिक एसिड के बाद जब डिहाइड्रोजनेज होगा तो वहां पर क्या बनेगा, FADH2। अच्छा क्लास, मैंने शायद आप लोगों को कल बताया भी था कि ये चीजें जो बनती हैं FADH2, NADH+H+, ये जाती कहाँ है, फिर बनने के बाद क्या करते हैं इनका, हम कहाँ जाएंगी? सुनाई नहीं देता, तेज बोल दो। एटीपी तो बना रही हैं बिल्कुल, बट उसको तो हम बाद में हम कन्वर्ट करते थे, कहा था कि अगर आपके पास एरोबिक कंडीशन है तब तो हम उसको एटीपी में कन्वर्ट कर रहे हैं, वरना फिर उसको हम कहाँ कन्वर्ट करते थे, बताएं आप। ये जाएंगी कहाँ क्लास? बनने वाले जितने भी आपके रिड्यूस्ड कोएंजाइम होते हैं, याद रखिएगा, ये आपके ETS साइकिल में जाएंगे। ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम साइकिल। समझ में आ रही है बात? तो यहाँ पर जितने भी ये बन रहे हैं ना, ये सीधे आपके फिर ETS साइकिल में जाते हैं, जहां पर उनका यूज होता है फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करने के लिए। क्लियर है? समझ में आ रही है बात? यहाँ पर अब हमारे पास क्या आ चुका है, फ्यूमेरिक एसिड। सक्सिनिक एसिड जो था वो सक्सिनिक एसिड एंजाइम की प्रेजेंट में किस में बदल गया, फ्यूमेरिक एसिड में। फ्यूमेरिक एसिड ये फ्यूमिडेज एंजाइम की प्रेजेंस में एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलता है और कन्वर्ट हो जाता है एल-मैलिक एसिड में। आप जानते हैं एल-मैलिक मतलब L और D वही हो गए आयने, आइसोमर आयने वाली चीजें, ठीक है। यहाँ पर क्या बन रहा है आपका, एल-मैलिक एसिड बन रहा है, उंगली ठीक है, ठीक है, क्या बना है, एल-मैलिक एसिड बना है, किस एंजाइम की प्रेजेंस में, फ्यूमरेज एंजाइम की प्रेजेंस में। ये मैलिक एसिड फिर से कंडीशन किसकी हो जाएगी, डिहाइड्रोजनेशन की प्रोसेस होगी। डिहाइड्रोजनेशन मतलब फिर से एच आयन निकलेंगे, एच आयन निकले, इस बार इसको कौन रिसीव करेगा, NAD+। क्यों करेगा, क्योंकि क्रेब साइकिल में सिर्फ एक ही जगह होती है जहाँ पे FAD+ करता है, जो ऑलरेडी कर चुका है उसे रिसीव। समझ में आ रही है? तो अब जितनी भी जगह होगी वहां पर NAD+ ही उसको रिसीव करेगा। क्लियर है? तो यहाँ पर जो प्रोसेस होगी उसे रिसीव किसने कर लिया, NAD+H, मतलब NAD+ ने किया और बना लिया NAD+H+। समझ में आ रही है बात? यहाँ पर अब एल-मैलिक एसिड पर कौन काम करेगा, एल-मैलिक एसिड एंजाइम, और ये कन्वर्ट हो जाएगा ऑक्जेलो एसिटिक एसिड में। ऑक्जेलो एसिटिक एसिड फिर एसिटाइल कोएंजाइम के साथ कांटेक्ट करेगा, लेकिन इस दौरान यहाँ पर क्या निकल जाएगा, एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है। समझ में आ रही है? तो इस तरह से ये पूरा आप लोगों का साइकिल चलता है। तो क्लास याद रखने वाली बात यह है, क्रेब साइकिल आपकी एसिटाइल कोएंजाइम ए से स्टार्ट होती है, ना कि पायरुविक एसिड से। एसिटाइल कोएंजाइम ए से स्टार्ट होकर ये ऑक्जेलो एसिटिक एसिड पर जाके कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्हें समझ नहीं आया? क्लियर है?
कोई भी कंफ्यूजन नहीं इसमें अब? बाकी तो आप लोगों को टर्म्स जो हैं वो याद करने पड़ेंगे, ठीक है? बस याद करने से पहले जहां जहां आप लोगों का ये डिहाइड्रोजनेशन हो रहा है तो क्यों हो रहा है ये चीज थोड़ा सा बतानी जरूरी होती है, जो मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दिया है। क्लियर है? चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं हमारी इंपॉर्टेंट चीज के बारे में, मतलब जो चीज आप यहाँ पर सीखने आते हैं। किसी को दोबारा तो नहीं पूछनी ना ये? चलिए ठीक है, बात कर लेते हैं टोटल एटीपी के बारे में। मुझे इतना बताएं, मेरा क्वेश्चन सुनिएगा, पूरी क्रैब साइकिल में, ठीक है, क्रैब साइकिल में कितने एटीपी बने, मतलब प्योर एटीपी कितने बने? जोर से बोलो जोर से बोलो। एक एटीपी, ये है आपका एकदम प्योर एटीपी जो बना था आप लोगों का, ठीक है ना, थर्मो एक्सिक रिएक्शन जो थी उससे। दूसरी खास बात, लेकिन क्लास यहाँ पर सिर्फ हमें जो प्योर एटीपी बनते हैं वो तो एक मिलता है, बट इसमें रिड्यूस्ड कोएंजाइम इसमें बहुत बनते हैं, बहुत बनते हैं, ठीक है? जिसमें से अगर हम बात करें तो फर्स्ट होता है NADH प्लस। कितने बन गए देखिएगा, यहां से स्टार्ट करते हैं हम, ये रहा 1 2 और एक बनता है यहाँ 3। कितने बने? 3 मॉलिक्यूल बने हैं NADH प्लस H प्लस के। वही एक मॉलिक्यूल कितने के बराबर होता है? कितने के बराबर होता है क्लास? कल ही बताया मैंने। ये एक बराबर होता है 3 के। एक होगा 3 के, तो 3 कितने के हो जाएंगे? 9 ATP। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? समझ में आया? इसके अलावा भी हमारे पास एक रिड्यूस्ड को एंजाइम ए और बनता है, लिख लीजिएगा, प्रॉपर टाइम दूंगी मैं लिखने के लिए, पहले समझ लो। एक और रिड्यूस्ड को एंजाइम बनता है जो होता है FADH2, ठीक है? बनता तो यहाँ पर एक ही है, ठीक है, लेकिन याद रखने वाली बात यह है कि एक FADH2 जो है वो ATP के कितने मॉलिक्यूल्स के बराबर होती है? तो वो हमेशा 2 मॉलिक्यूल्स के बराबर रहेगी। कितने हो जाएंगे? 2। कितने हो गए टोटल? ठीक है, ये बात रही आपकी। दूसरी खास बात, अगर आपसे कोई पूछे कि क्रेब्स साइकिल में एक पायरुविक एसिड से या एक एसिटाइल कोएंजाइम से कितने एटीपी बनते हैं, तो 12 बन रहे हैं साहब, बन रहे हैं। लेकिन अगर हम इसमें लिंक रिएक्शन भी जोड़ दें, ठीक है, तो लिंक रिएक्शन की वजह से इसमें कितने और बन जाएंगे? 3। 11 कैसे बना रहे हैं भाई? 12 तो ऑलरेडी बन चुके हैं, एक कम कर रहे हो क्या? यहाँ पर लिंक रिएक्शन में एक एसिटाइलेशन हुआ था पायरुविक एसिड का, है ना, तो डिहाइड्रोजनेशन की प्रोसेस हुई थी जिसमें आप लोगों का एक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल निकला था, साथ में NADH प्लस H प्लस मिला था, है ना, और 1 NADH प्लस H प्लस किसके बराबर होता है? 3 मॉलिक्यूल ऑफ ATP। तो यहाँ पे मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, अब टोटल हो जाते हैं 15 ATP। समझ में आ रही है? अब हमें जो बात ध्यान रखनी है क्लास, मैंने जब स्टार्ट किया था कल टॉपिक तो ये कहा था 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल से कितने एटीपी मॉलिक्यूल बनते हैं? कितने बनते हैं? 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल से टोटल, मैंने ये नहीं कहा ग्लाइकोलिसिस में कितने बनते हैं,
कंप्लीट रेस्पिरेशन में कितने मॉलिक्यूल बनेंगे एटीपी के? ये फर्स्ट लाइन होती है जब भी हम लोग ये चीज पढ़ाते हैं, तो ये बच्चों को पता होने चाहिए। क्लास, कल मैंने बताया था 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल से कंप्लीट रेस्पिरेशन में 38 मॉलिक्यूल बनते हैं। बताया था कि नहीं? बताया था, तो क्यों नहीं याद रखते हो? कल का ही टॉपिक भूल जाओगे तो कब तक कैसे चलेगा भाई तुम लोगों का? चलिए बात कर लेते हैं। मतलब आज हमें 38 मॉलिक्यूल बनाने हैं एटीपी के, ठीक है? 15 तो बन गए हमारे, ठीक। पर आप लोग भूल रहे हैं, कल ग्लाइकोलिसिस में 1 ग्लूकोज से पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स बने थे। आज हमने लिया है 1 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड का। 1 से बन रहे हैं 15, तो 2 से 30 एटीपी, और 8 ग्लाइकोलिसिस के जोड़ लीजिए आप, ठीक है? तो 8 हो गए ग्लाइकोलिसिस के, तो टोटल कितने हो जाएंगे? समझ में आ रही है? एक्चुअली आप लोगों को ये बताना इसलिए जरूरी था क्योंकि जब भी मैं ये पूछती हूँ तो सब बच्चे बोलते हैं कि नहीं मैडम 38 नहीं बनते हैं, हमारे सर ने बताया था कि 36 बनते हैं, 34 बनते हैं। तो उनको बताने के लिए कि नहीं रुक जाए, ठंड रखें 2 दिन, ये सामने आ जाते हैं किस तरह बनते हैं मॉलिक्यूल, ठीक है ना? किसने क्या बताया था क्या नहीं, मैं भी जो ये बता रही हूँ आप लोगों को, आप लोग जब भी किसी के सामने अपनी बात रखे ना तो फुल प्रूफ के साथ रखा करें, हवाबाजी ना करें कि पापा ने ऐसे बोला था, मम्मा ने ऐसे बोला था ना। क्यों रखना? आप बड़े हो गए हैं, इतना पढ़ सकते हैं, पढ़ना जानते हैं ना सब, अब साक्षर थोड़ी हैं, अब तो पढ़े लिखों में आते हैं आप। फिर तो कम से कम पता होना चाहिए 38 मॉलिक्यूल बन रहे हैं तो कैसे बन रहे हैं। सर ने बोला 36 बन रहे हैं, तो सर कैसे बन रहे हैं? 34 बन रहे हैं तो कैसे बन रहे हैं? समझ में आ रही है बात? तो यहाँ पर ये छोटी छोटी बातें होती है जो आप लोग अब इस लेवल पर, फर्स्ट ईयर लेवल पर आप सीखना शुरू करेंगे तो बीएससी कंप्लीट होते होते थोड़ा बहुत तो सीखेंगे ही कम से कम, ठीक है? 38 मॉलिक्यूल आप लोग अब बनाइए इसमें देखकर। अब लिख लीजिए, कोई कंफ्यूजन तो है नहीं अब? ठीक है, बनाए। कितने बच्चों ने बुक परचेज की है? हाथ खड़ा कर लें जरा। जहां तक मुझे पता है नर्सरी क्लास से भी अगर बच्चे पढ़ते हैं ना तो बुक तो खरीदनी पड़ती है। नहीं नहीं, ऐसा कंपलसरी नहीं, सुनो, कंपलसरी नहीं है कि आप खरीदें। लिखवा तो मैं यार रही हूँ, आप करेंगे क्या खरीद कर? कॉपी तो हम लोग बनवा ही रहे हैं आप लोगों की, है ना? बट फिर भी पूछ लेते हैं वही। देखिए हो गया। देखिए क्लास, किसी किसी बुक में, मेरा जो पर्पस था पूछने का वो यही था कि किस कौन सा आपने बुक परचेज किया। किसी किसी बुक में ये जो आपका 38 मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं ना, उसको लिखने का तरीका अलग होता है।
ठीक है। आप लोग कल को कोई दूसरी बुक पढ़ते हैं, बीएससी तो नहीं करना ना सिर्फ अकेला, इसके बाद भी आप लोग कुछ ना कुछ करेंगे, एमएससी करते हैं, किसी से भी करते हैं, तो वहां पर लिखने का तरीका थोड़ा डिफर होगा। ये तो मैंने समझा दिया है आप लोगों को, ठीक है। तो जरा उसको भी देख लेते हैं कि अगर लिखे हुए में आप लोग इसको पहचान भी पाते हैं कि नहीं, कि ये किस तरह से बन रहे हैं, तो एक बार उसको भी लिख लेना, है ना, बुकिश लैंग्वेज में। चलो, मेरे साथ लिख लीजिएगा आप लोग। देखिए क्या हुआ। अच्छा, नहीं नहीं, वो एरो है। हाँ, इट इज एरो। देखिए, हो गया। कितने बच्चों को समझ में नहीं आ रही है? आ गया। चलो ठीक है, तो फिर मैं नहीं समझा रही, जब सबको समझ में आ गया तो ठीक है। एक 1080 प्लस एच प्लस कैसे आया? क्या? वो बताना है। किस में बताना है? जो मैंने समझाया था वो नहीं नहीं, जो मैंने समझाया था वो, या ये वाला? अच्छा, मतलब जो मैंने समझाया था उसमें प्रॉब्लम है तुम्हें, ये बोल रहे हो? ठीक है, लाओ दिखाओ। दिखाओ होगा ना आप लोगों ने।
Yeah.